वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। चैनल पर 5 स्टार मूवीज की बौछार हो रही है और रिसेंटली तो आपने लिटिल बिग मास्टर नाम की बहुत ही इंस्पिरेशनल और दिल को छू लेने वाली मूवी देखी। उसी श्रृंखला में आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक और 5 स्टार रेटिंग के काबिल मूवी जो आपके सामने रखेगी एक ट्राई नॉट टू क्राई चैलेंज। लेकिन मेरा दावा है कि इस मूवी के क्लाइमैक्स में सबकी आंखें जरूर भर आएंगी, उतनी इमोशनल और हैप्पी एंडिंग है इस मूवी की। तो लिटिल बिग मास्टर मूवी में हमने देखा कि बच्चों के लिए पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है और आज की मूवी में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है। इतनी अच्छी मूवी का इंट्रो ना मैं तो देने से रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपको ये मूवी जरा भी निराश नहीं करेगी। तो इस मूवी में जितनी जान भरी हुई है ना, उसे पूरी तरह से आप तक पहुंचाने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मूवी को भी जल्दबाजी में मत देखिएगा, रिलैक्स होकर मूवी के हर पल को फील कीजिए ताकि इस कहानी में आप खुद भी ढल जाएं। तो आज हम लेकर आ गए हैं 2014 में रिलीज हुई एक कोरियन इमोशनल फैमिली ड्रामा मूवी जिसका नाम है ओडे टू माय फादर। बाकी एक रिक्वेस्ट है कि अच्छी लगेगी तो जरूर शेयर करना। तो मूवी की शुरुआत में एक तितली उड़ती हुई दिखती है। वो भीड़ भाड़ वाले मार्केट से होकर बीच के पास वाली एक बिल्डिंग पर जाकर बैठती है। उस छत पर एक बुजुर्ग कपल बैठे होते हैं। पति का नाम यून है और पत्नी का किम। यून कहता है, क्या तुम जानती हो कि बचपन में मेरा क्या सपना था? नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो समुद्र है ना, उस पर एक बड़े शिप का मैं कैप्टन बनना चाहता था। पर ये बात तो तुमने मुझे कभी बताई ही नहीं। इसलिए नहीं बताई क्योंकि लाइफ में कुछ बातों को भूल जाना ही अच्छा होता है। अगले दिन की बात है तो किम की तबीयत ठीक नहीं होती। योन उसको टैबलेट्स देता है, लेकिन वो मना करते हुए कहती है, अरे मेरी दवा तो थोड़ी देर में आ ही जाएगी। असल में दोस्तों, आज इनके बच्चे और पोते पोतियां आने वाली हैं, इसलिए किम ऐसा कह रही थी। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हल्ला गुल्ला मच जाता है क्योंकि इनके बच्चे अपने बच्चों को लेकर आ चुके हैं। यून तो उनके लिए प्यार से हाथ बढ़ाता है, लेकिन चुटकी चुटकियां उनके हाथ नहीं लगते और सीधे जाकर अपनी दादी पे लिपट जाते हैं। सभी दादी के दुलारे हैं ना। इन चुटकों के पेरेंट्स थाईलैंड जा रहे हैं वेकेशन के लिए और वो अपने बच्चों को यून और किम के पास छोड़ने आए हुए हैं। फिर नन्हे मुन्नों की इस छोटी पलटन को यहाँ छोड़कर सभी वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। बच्चे तो दादा दादी के पास बड़े खुश हैं। यून की बात करें तो वो मार्केट में एक छोटी दुकान चलाता है, लेकिन इस मार्केट की कई दुकानों को एक बड़ा बिजनेसमैन खरीद चुका है। लेकिन यून किसी भी कीमत पर अपनी दुकान बेचने को तैयार नहीं होता। लैंड एजेंट तो मुंह मांगी रकम देने को तैयार होता है, लेकिन यून उसे बुरी तरह डांट देता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये दुकान किसी को नहीं बेचूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से चुपचाप। यून आसपास के दुकानदारों से भी जरा सख्ती से पेश आता है। आज वो अपनी एक पोती को साथ लेकर आया था। वो कहती है, दादाजी आप गुस्सा मत कीजिए ना, मुझे बहुत डर लगता है फिर आपसे। ठीक है बाबा, गुस्सा नहीं करूंगा, कहकर वो चुटकी का हाथ पकड़कर मार्केट में घुमाता है। अब वो पूछती है, दादाजी मेमोरी का क्या मतलब होता है? यून बताता है कि लाइफ में कुछ बातें होती हैं जो हमें कई साल बाद भी याद रहती हैं, उन्हें मेमोरीज कहते हैं। किसी की मेमोरीज हैप्पी होती हैं तो किसी की दुख से भरी होती हैं। तो दादाजी आपकी मेमोरीज हैप्पी वाली हैं या फिर दुख वाली? इतने में दोस्तों सामने से एक आदमी यून से टकरा जाता है और यून नीचे गिर जाता है। पोती बेचारी डर जाती है, लेकिन यून कहता है, डरो मत बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम मेमोरीज की बात कर रही थी ना और तुम मेरी मेमोरीज पूछ रही थी ना, तो मेरी मेमोरीज तो दर्द से भरी हुई है। यहाँ पर कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है दोस्तों। 1950 में नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध चल रहा था। उस वक्त यून छोटा था और नॉर्थ कोरिया में रहता था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम मोक्सू था। जाड़े का मौसम था और बर्फ पड़ रही थी। मोक्सू बर्फ को मुंह में पकड़कर खाने लगती है तो यून कहता है कि ऐसा मत करो मोक्सू, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ओके? और हाँ, तुम कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मोक्सू भी हाँ करके सर हिलाती है। इतने में इनके पेरेंट्स इनकी एक और छोटी बहन को लेकर वहाँ पर आते हैं और वो थोड़े घबराए हुए भी दिखते हैं। ये उनके पापा कहते हैं कि बेटा अपनी बहन का हाथ कभी मत छोड़ना, हम सबको आखिर तक साथ रहना है। कहकर वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर से निकलते हैं। इनकी तरह कई परिवार इस टाउन को छोड़कर जा रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में अपने गांव और शहर को छोड़कर समुद्र तट पर जमा हो जाते हैं। वहाँ पर अमेरिकन शिप्स और बोट्स होते हैं। इस युद्ध में अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में चाइनीज फोर्सेस बीच में आ गए थे। तो अमेरिका अपने फोर्सेस को यहाँ से हटा रहा था और जल्द ही नॉर्थ कोरियन पर यूएन कमांड का हमला होने वाला था। तो हजारों लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में अमेरिकन सोल्जर से विनती करते हैं कि प्लीज हमें भी बोट्स और शिप्स में लेकर चलो। लेकिन अमेरिकन सिर्फ टैंक्स और वेपन्स को शिप में लाद कर ही वहां से निकल रहे होते हैं। अमेरिकन आर्मी में नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स भी होते हैं। उनमें से एक सोल्जर कैप्टन से विनती करता है कि प्लीज हमारे लोगों को कैसे भी बचा लीजिए ना, उन्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़कर हम इस तरह कैसे जा सकते हैं। कैप्टन भी उसकी बात मान लेता है और ऑर्डर जारी करता है कि शिप से टैंक्स वगैरह नीचे उतारो और लोगों को अंदर ले लो। तभी अमेरिकन शिप का डोर खुलता है और इसे देखकर लोग बेहद खुश होते हैं। शिप के अंदर आने लग जाते हैं।
ये उनकी फैमिली बहुत पीछे खड़ी होती है और जब तक वो आगे पहुंचते शिप भर चुके होते हैं और इनको जगह नहीं मिलती। तभी कुछ लोग बोट्स की ओर जाने लगते हैं क्योंकि इन बोट्स में चढ़कर वो कुछ दूर पर खड़े दूसरे शिप्स में जा पाएंगे। सभी बोट्स की ओर भागते हैं। भाग दौड़ में यून और मोक्सू नीचे गिर जाते हैं। यून अपने पापा को आवाज देता है कि पापा रुक जाइए, मैं और मोक्सू गिर गए हैं। उसके पापा मुड़कर देखते हैं और तुरंत इनके पास आकर कहते हैं कि बेटा जल्दी उठो, अगर हमने बोट्स को मिस कर दिया तो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। धक्का मुक्की के बीच किसी तरह वो आखिर तक बोट पर चढ़ ही जाते हैं, लेकिन मुसीबत यहाँ खत्म नहीं होती। कई लोग इन बोट्स में समुद्र के बीच जाकर एक रस्सी से सीढ़ी के जरिए शिप पर चढ़ने लगते हैं, पर कहाँ चढ़ते चढ़ते कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। जिन्हें तैरना नहीं आता वो बेचारे तो मर जाते हैं। यून के पापा, माँ और उसकी सबसे छोटी बहन ऊपर चढ़ने लगते हैं। यून अपनी बहन मोक्सू को पीठ पर उठाकर धीरे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और साथ ही वो मोक्सू से कहता है, सुन गुड़िया, भैया तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कस के पकड़ लेना, छोड़ना मत। वो भी पकड़ लेती है। पापा भीड़ में इनकी मदद कर नहीं पाते, लेकिन तभी पास में चढ़ता हुआ एक आदमी फिसलता है और सपोर्ट के लिए बेचारी मोक्सू को पकड़ता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। इतने में यून ऊपर चढ़ भी जाता है, लेकिन तब उसको पता चलता है कि मोक्सू तो उसके पेट पर है ही नहीं, उसकी तो जान ही निकल जाती है। वो रोते हुए पापा को बताता है कि पापा बहन नीचे गिर गई है। पापा उसे ढूंढने नीचे जाते हैं, लेकिन यून कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाइए पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। और पापा को भी एहसास हो जाता है और वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, आगे तुम्हें और ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर किसी वजह से मैं वापस लौट कर नहीं आया तो तुम प्लीज रोना मत, बल्कि माँ और दूसरी बहन को संभालना तुम्हें। लाइफ में चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, फैमिली ही इंसान के लिए सब कुछ होता है। ओके बेटा, अपनी माँ के साथ रहो। कहकर दोस्तों पापा नीचे जाते हैं। वो मोक्सू को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती एंड वो भी समझ जाते हैं कि मोक्सू पानी में गिरकर दम तोड़ चुकी होगी। और कोई रास्ता न पाकर वो फिर शिप में चढ़ने की सोचते हैं, लेकिन तब तक शिप चलने लगता है। यून और उसकी माँ चीखते चिल्लाते हैं कि जल्दी चढ़ जाओ, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनका पूरा शहर यूएन कमांड की बमबारी में जलकर राख हो रहा है। सबके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ये दृश्य देखकर। यून के पापा भी चिल्लाते हैं कि मेरी फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगा। अब यून, उसकी माँ और छोटी बहन तीनों शिप्स में वहां से निकलते हैं। खुशकिस्मती से बुसान में यून की बुआ रहती है, वो इनको बड़े प्यार से अपने घर में ले लेती है, लेकिन उसके शराबी पति को इनका आना अच्छा नहीं लगता। बुआ साथ ही इनको रहने के लिए जगह भी देती है, लेकिन वहाँ कोई सहूलियत नहीं होती। पर युद्ध के चलते सहूलियत से ज्यादा जान बचाना जरूरी होता है, तो यून का परिवार वहीं पर रहने लग जाता है। अब क्योंकि देखो काम तो करना ही था, तो यून की माँ बुआ के साथ उसकी दुकान में काम करती है। यून वहाँ के एक स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ भी वो अपनी सबसे छोटी बहन मीनू को साथ लेकर जाता है, क्योंकि माँ तो काम करती है और हर वक्त मीनू का ख्याल नहीं रख पाएगी ना। तभी यून के पास एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम डाउल है। वो पूछता है कि ये कौन है जो हमेशा तुम्हारी पीठ से चिपकी रहती है। मीनू भी तुतलाकर कहती है कि मैं अपने भाई की बहन हूँ। अब डाउल पूछता है कि तुम लोग हो कहाँ से वैसे। यून कहता है कि हम नॉर्थ कोरिया से आए हैं। ओहो, मतलब तुम सब बुरे लोग हो। एंड यून गुस्से में चिल्ला देता है कि नॉर्थ कोरिया के सभी लोग बुरे नहीं होते, समझे। अब टीचर जरूर डांटेंगे, ये सोचकर डाउल सर झुका लेता है। टीचर यून को देखकर उसको डांटने लग जाते हैं कि ये क्या शोर मचा के रखा हुआ है तुमने। स्कूल के बाद दोस्तों यून शू पॉलिश का काम भी करता है। डाउल भी उसके साथ धीरे धीरे हो जाता है और जल्दी इनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तब एक सोल्जर इनको चॉकलेट देता है, जिसके बदले में डाउल तो नाचने लग जाता है। फिर चॉकलेट लेकर वो भाग जाते हैं। दूसरे लड़के भी इनके पीछे भागते हैं और आखिर में इनको मारकर चॉकलेट छीन कर लेकर जाते हैं। यून घर आता है तो माँ बहुत गुस्सा करती है कि बेटा युद्ध चल रहा है और हम सभी घर में इतनी बुरी हालत में है, तुम देख रहे हो, ऐसे में तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो बाहर। यून भी कह देता है कि माँ, उन लोगों ने मुझे पहले मारा, मैंने लड़ाई शुरू नहीं की। लेकिन माँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग ऐसे क्यों जी रहे हैं। पापा भी नहीं है, मोक्सू को मैंने खो दिया। लेकिन माँ उसको रोक कर समझाती है कि बेटा, मोक्सू नहीं रही, इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे भी मोक्सू की जान का दुख है, लेकिन जब तक पापा वापस नहीं आ जाते हमें हिम्मत से रहना होगा। अगले दिन की बात है तो यून और डाउल मिलते हैं तो पता चलता है कि यून को जो चोट लगी थी वो फिर भी कम थी, लेकिन बेचारे डाउल का तो हुलिया ही बदल गया था, इतनी ज्यादा चोट लगी थी उसको। वो भी पूछ बैठता है कि जब युद्ध खत्म होगा तो क्या तुम नॉर्थ कोरिया चले जाओगे। यून भी कह देता है कि हाँ, लेकिन डाउल कहता है कि यार अभी तो दोस्ती हुई है हमारी, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाओगे हैं। कट करके यहाँ से सीधे आ जाइए प्रेजेंट में। लेकिन अब यून की पोती किसी दूसरे बुजुर्ग की गोद में होती है और ये कोई और नहीं, यून का वही पुराना दोस्त डाउल है। वो कहता है कि यार यून, तो इस उम्र में उस दुकान को चलाकर करने क्या वाला है। वो लैंड एजेंट अच्छा दाम दे तो रहे तो बेच डालना इसको और आराम से अपनी पत्नी के साथ खुश रहे, तुम्हें वैसे भी पैसों की कमी तो है नहीं। पर यून तो दोस्तों अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मरते दम तक वो दुकान मेरी ही रहेगी। इसी बीच पास के टेबल पर एक इंडियन कपल बैठे होते हैं और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उन स्टूडेंट से भिड़ जाते हैं।
इतने में यून उन स्कूल स्टूडेंट्स को रोककर उनको खूब डांटता भी है। तब डाउल कहता है कि देखा बेटा, ये तुम्हारा दादा अभी तक सुधरा नहीं है, इस उम्र में भी लड़ता झगड़ता रहता है, देखा तुमने। कहानी यहाँ से फिर जाती है फ्लैशबैक में और अब साल है 1963। यून काफी बड़ा हो चुका है। वो कॉलेज जाता है लेकिन बिना फी के उसको कौन एडमिशन देने वाला था, उसे कॉलेज से धक्का देकर निकाल दिया जाता है। जैसा उसके पापा ने कहा था, यून हर तरह का काम करके अपने परिवार को चला रहा होता है। तब एकदम फैशनेबल कपड़े पहनकर वहां पर डाउल आता है और कहता है कि क्यों यार गरीब मजदूर, कैसा चल रहा है तेरा काम। यून भी कहता है कि यार काम ही काम है, फुर्सत कहाँ है मुझे, बहन पढ़ रही है और बुआ के बेटे की पढ़ाई भी मेरे पैसों से ही चलती है। पर तू तो लगता है किसी बड़ी जगह पर काम कर रहा है, इसलिए मस्त एंजॉय कर रहा होगा ना। डाउल कहता है कि खाक बड़ा काम, सिनेमा थिएटर में प्रोजेक्टर चलाना भी कोई बड़ा काम होता है क्या। मैं भी तंग आ गया हूँ यार उस काम से। देख यार, मालामाल होने का एक ही आइडिया है मेरे पास। जर्मनी में कोयले की सुरंग खोदने का काम चल रहा है, वहाँ हम दोनों जाएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कुछ दिन वहाँ पर काम करेंगे तो ढेर सारे पैसे कमाकर हम वापस भी आ जाएंगे और फिर यहाँ पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। क्या कहता है। पहले यून को यह आइडिया ठीक ठाक नहीं लगता, लेकिन उसे अपने परिवार की हालत में सुधार लाने के लिए पैसे तो चाहिए, इसलिए वो भी मान जाता है। घर पर यून की बुआ का लड़का यून की माँ से कहता है कि मैं भी यून भैया के साथ जर्मनी जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा। बताओ, भैया ने हमें पढ़ाने के खातिर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनका भी कॉलेज जाने का मन था ना, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाए। उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती एंड मैं भी उनके साथ जाकर कुछ पैसे कमा लूंगा तो परिवार में मदद हो जाएगी। पर इतने में यून आ जाता है। वो उसको डांटता है कि तुम्हारा और मीनू का काम है सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, समझे, और उसके लिए जितने पैसे लगेंगे उसका इंतजाम मैं कर लूंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर दोबारा पढ़ाई छोड़ने की बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा यहीं पर। ये कहकर यून चला जाता है। अगले दिन की बात है। यून और डाउल सुरंग खोदने वाली उस कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। वहाँ शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों को टेस्ट किया जाता है। वैसे किसी एक टेस्ट में पास होना काफी है सिलेक्शन के लिए। एक एक करके उनको एक भारी चीज उठानी होती है। पहले 2-3 कैंडिडेट्स तो उठा नहीं पाते और जब डाउल की बारी आती है तो वो तो वेट उठाने से पहले ही छाती पीट कर इंटरव्यूअर को ललकारता है। वो डर जाता है कि ये क्या बकवास है। डाउल कहता है कुछ नहीं सर, ऐसा करने से मुझ में बस हिम्मत आती है। अरे पहले उठाओ, नाटक बाद में करना। लेकिन डाउल भी जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसको कुछ हद तक उठा लेता है, लेकिन फिर भी पीछे की ओर गिरने लग जाता है। वो आखिर सब मिलकर उसको गिरने से बचा लेते हैं। फिर क्या था, इंटरव्यूअर उसको रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यून और डाउल वेट कर रहे होते हैं। डाउल कहता है कि इसमें मुझे कैसे भी करके सिलेक्ट होना है यार, जर्मनी जाना मेरा सपना था। यून पूछता है सपना? तेरा कोई सपना भी था क्या? अच्छा बता तो जरा, क्या है तेरा सपना? डाउल कहता है एक फॉरेनर से शादी करके लाइफ में सेटल होना, यही मेरा सपना है। और फिजिकल में तो मैं फेल हो गया, कम से कम मेंटल में तो पास होना ही पड़ेगा। फिर इनके मेंटल स्ट्रेंथ का इंटरव्यू होता है। असल में इंटरव्यूअर्स इन दोनों को रिजेक्ट करने के मूड में होते हैं, क्योंकि यून पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो उन्हें शक है कि ऐसा लड़का मेहनत मजदूरी का काम कैसे करेगा। दूसरी ओर डाउल पढ़ाई में भी कमजोर था और फिजिकली भी कुछ खास ताकत नहीं थी उसमें। पर तब डाउल एक समझदारी का काम कर देता है और वहां पर रखे कोरियन फ्लैग को देखकर वो बड़े जोश के साथ नेशनल एंथम गाने लग जाता है। यून भी उसके साथ गाता है और इनके साथ इंटरव्यूअर्स भी खड़े होकर गाना शुरू कर देते हैं और लगता है इनकी एक्टिंग को इंटरव्यूअर्स देशभक्ति समझ बैठे। फिर क्या था, इन दोनों को वो कर लेते हैं सिलेक्ट। इसके बाद दोनों जर्मनी चले जाते हैं। लेकिन सुरंग का काम इतना आसान नहीं होता जितना कि इन लोगों ने सोचा था। पथरीले जमीन के अंदर खुदाई करते हुए मशीन एक पत्थर को काटता है, जिसका एक बड़ा टुकड़ा एक वर्कर को लग जाता है और उसे पूरी तरह चोट आती है। कोयले की सुरंग के अंदर गर्मी और हवा की कमी के बीच मुश्किलों से भरा माहौल होता है। वहाँ पर पसीना और खून बहाकर इन्हें काम करना पड़ता है। ऊपर से खाना भी ढंग का नहीं मिलता, सिर्फ एक बन या ब्रेड दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसे आराम से बैठकर खा लिया, गंदे हाथों से उसको खाना पड़ता है। काम के बाद जब वो बाहर आते हैं ना तो कम से कम 2 घंटा लगते हैं शरीर पर लगे कोयले को पूरी तरह निकालने में। उन्हें कमरे दिए गए हैं जहाँ पर वो रात को सो सकते हैं। यून को लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और शायद हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसको ये भी पता था कि यहाँ पर मिलने वाले पैसों से उसका परिवार खुशहाल रहेगा और इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार था। छुट्टी के दिन वो साइकिल में जर्मनी की सैर करने के लिए निकल जाता है। तभी वो एक कोरियन लड़की को देखता है और देखते देखते वो एक फलों के ठेले से टकरा कर गिर जाता है। वो लड़की भी समझ जाती है कि यून कोरियन है एंड फिर वो उसके घाव पर पट्टी लगाती है। यून अपना नाम बताता है और उसका नाम भी पूछता है। वो बताती है मेरा नाम किम है। जब यून अपने साथियों को बताता है तो वो तो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं तुम फिर उस लड़की से मिल लो, क्या पता वही तुम्हारा फ्यूचर सुधार ले। अगली बार किम यून और उसके फ्रेंड्स को एक पार्टी में इनवाइट करती है। सभी वहां पर जाकर खूब डांस करते हैं। डाउल भी जाता है। वहां वो एक जर्मन लड़की को देखता है, बस वो खुद पे कंट्रोल ही खो देता है और उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत ही वाहियात डांस करने लग जाता है। लेकिन उसकी बचकानी हरकतें उस लड़की को पता नहीं क्यों पसंद आ जाती हैं
और यहाँ से इनकी लव स्टोरी हो जाती है शुरू। किम और डाउल की जर्मन गर्लफ्रेंड दोनों ही एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती हैं। अब एक रात की बात है, यून और डाउल उनके हॉस्टल चले जाते हैं। यून किम के लिए तो कोरियन फूड बनाकर लाया था। वो बड़ी खुश होती है क्योंकि जर्मनी में कोरियन फूड मिलना बहुत मुश्किल था। दोनों की धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर डाउल जो अपनी जर्मन गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए आया था, वो लड़की उसका बलात्कार कर देती है। आधी रात को वो लड़की आराम से सो रही होती है, लेकिन डाउल एक कोने में घुटनों के बीच मुंह दबाकर सो रहा होता है कि मैं तो लुट गया। धीरे धीरे यून और किम के बीच प्यार हो ही जाता है। एक दिन काम के दौरान पता चलता है कि सुरंग के अंदर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, जिस वजह से सुरंग अंदर से टूटने लग जाता है। सभी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, लेकिन यून, डाउल और कुछ और वर्कर्स नीचे फंस जाते हैं। जल्द ही ऊपर से पत्थर वगैरह गिरने लगते हैं और सुरंग हो जाती है बंद। जो लोग बाहर आ गए थे उन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। किम जो वहाँ पर नर्स थी वो घबरा जाती है और यून को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ पर है। तब दूसरे वर्कर्स बताते हैं कि यून, डाउल और कुछ और वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं। किम जाकर सुरंग के इंचार्ज से कहती है कि वो लोग गरीब वर्कर्स हैं और कोरिया में उनकी फैमिलीज पल रही हैं, उन्हें बचाने के लिए कुछ तो कीजिए। पर वो कहता है कि अब तक तो सारे मर चुके होंगे, हम उन्हें बचाने जाएंगे तो हमारी जान को भी खतरा होगा, कहकर वो चला जाता है। तब बाकी वर्कर्स जो घायल हुए थे वो फैसला करते हैं कि अपने साथियों को बचाना हमारा फर्ज है। वो बैरिकेड्स वगैरह को हटाकर सुरंग की खुदाई करने के लिए निकल जाते हैं। सुरंग के अंदर यून को पूरी तरह चोटें आती है। डाउल भी उसी के साथ होता है, पर लगता है यून सांस नहीं ले रहा। डाउल उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। डाउल उस पर चिल्लाता है कि यार हिम्मत मत हार, अगर तू मर गया तो वहाँ तेरी माँ और बहन का क्या होगा पता है तुझे। यून अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और तब उसके माइंड में कुछ बातें चलने लगती है कि काश अगर युद्ध ही नहीं होता तो मैं, मोक्सू, छोटी बहन, माँ और पापा सब अपने टाउन में कितने खुश रहते। मुझे यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और तो और अगर युद्ध नहीं होता तो मेरी बहन मोक्सू मेरे साथ होती। मैंने उससे वादा किया था कि हमेशा उसके साथ रहूंगा, लेकिन मुझे खुद ही पता नहीं चला कि वो मेरी पेट से कब गिर गई और मेरी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठी। पर अब मैं उसके पास जाने वाला हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। इस तरह की सोच में खोया हुआ यून धीरे धीरे मर रहा होता है। डाउल बेबसी में यून की छाती पर पीटता है और अचानक यून आंखें खोल देता है। तब ऊपर से उसे रोशनी दिखती है। असल में इनके साथियों ने सुरंग को फिर खोदा था और वो इनको बचाने आए थे। वो लोग यून, डाउल और दूसरे वर्कर्स को बचाकर हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यून किम को थैंक करता है क्योंकि अगर उसने इंचार्ज के सामने आवाज नहीं उठाई होती तो यून जिंदा नहीं बचता। लेकिन इस दुर्घटना के बाद सुरंग के सारे कोरियन वर्कर्स का वीजा कैंसिल कर दिया जाता है और इन्हें वापस कोरिया भेज दिया जाएगा। यून किम से कहता है कि तुम भी मेरे साथ कोरिया आ जाओ ना, पर किम कहती है तुम पहले से अपने परिवार के लिए कितनी तकलीफें ले रहे हो, अगर मैं भी आ गई तो तुम पर बोझ बन जाऊंगी और मुझे नर्सिंग कॉलेज भी तो पूरा करना है अभी। तुम एक काम करो, अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। यून भी घर लौट आता है। यून देखता है कि उसकी माँ, उसकी बुआ, मिनू और बुआ का बेटा सब आकर उससे लिपट जाते हैं। वो सभी बड़े खुश होते हैं। माँ पूछती बेटा वहाँ काम बहुत मुश्किल था क्या? यून कहता है ऐसा कुछ नहीं था माँ, सब बढ़िया था। एक्चुअली दोस्तों वो उन्हें नहीं बताता कि वो कितनी बड़ी दुर्घटना में फंस गया था और बाल बाल बचकर आया है। और जब तक अब दूसरा काम नहीं मिल जाता तब तक यून अपनी बुआ की दुकान में ही काम करने लगता है, जहाँ पर टेलरिंग आइटम्स बेचे जाते हैं। और डाउल का काम है कस्टमर्स पकड़ कर लेकर आना। वो एक कस्टमर को लेकर आता है जिससे बुआ कुछ कपड़े दिखाती है, पर बुआ के ड्रेस पर जो डिजाइन होता है उसको देखकर वो कहता है कि मुझे बस इस तरह का कपड़ा चाहिए। डाउल कहता है सर वो तो औरतों का डिजाइन है, पर कस्टमर कहता है कि नई जनरेशन में मर्दों को भी औरतों के कपड़ों का डिजाइन अच्छा लगता है। कहकर वो अपना ऑर्डर देकर ही चला जाता है। बुआ भी थोड़ा ताने मार कर कहती है हाँ बड़ा आया औरतों की नकल करने वाला, जरा बच्चा पैदा करके दिखाए, पागल आदमी। इस तरह बुआ कहकर गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी किम वहाँ पर आ जाती है। यून उसको अलग में लेकर जाता है तो वो बताती मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं इतना बता दे रही हूँ कि तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी बल्कि तुम्हारी मदद ही करूंगी। फिर क्या था दोस्तों, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद इनका कोई रस्म होता है जिसमें दूल्हे के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और उसके पैरों पर लकड़ी से मारा जाता है। जब तक किम गाएगी नहीं तब तक यून को मार पड़ती रहेगी। डावल तो बड़े मजे से उसको पीट रहा होता है, पर किम को गाना आता ही नहीं और वो गाना ही नहीं चाहती। यून रोता है कि यार किम प्लीज कुछ भी गा दो ना, कुछ भी गा दो वरना ये मेरे को मार मार के बुरा हाल कर देगा। किम भी गाना शुरू करती है लेकिन उसकी बेसुरी आवाज को सुनकर यून तो बेहोश ही हो जाता है कि यार इसके गाने से तो अच्छा है कि मैं मार ही खा लेता। इस तरह वहाँ पर खूब मस्ती होती है मतलब, और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। कट करके आ जाइए यहाँ से प्रेजेंट में। किम को दिखाते हैं जो अब दादी बन गई है। वो वही शादी वाला गाना गुनगुनाते हुए मार्केट में आती है। यून उसको डांटता है कि अरे तुम बीमार हो ना तो फिर यहाँ पर क्यों आई। वो कहती है 2 दिन में बरसी भी तो है, उसी का सामान खरीदने आई थी। कहानी फिर से पास्ट में जाती है। साल है 1973। यून को दोस्तों मर्चेंट नेवी में काम मिल जाता है, लेकिन सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होती।
फिर भी यून बड़ा खुश होता है क्योंकि वो किसी दिन एक शिप का कैप्टन बनना चाहता था। वो अपनी खुशी डाउल के साथ शेयर करता है तो डाउल तो झूम उठता है। इस बात को परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के लिए यून मांस वगैरह खरीद कर घर ला रहा होता है। दूसरी ओर घर पर यून की छोटी बहन मीनू शादी करने की जिद पकड़ लेती है। माँ कहती बेटी कुछ दिन रुक तो जा, तब तक कुछ पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा, तब कर लेंगे तेरी शादी। पर वो कहती है कि बिना पैसों के यून की शादी कैसे भी बताइए। माँ कहती बेटा उसकी शादी में पैसे नहीं लगे, लेकिन तुम्हारी शादी में वैसा नहीं होगा, पैसे लगेंगे, कपड़े गहने और न जाने क्या क्या चीजें खरीदनी होगी। पर दोस्तों यहाँ पर मीनू को तो कुछ समझना ही नहीं है और कहती है कि किसी तरह बस मेरी शादी करवा दो। यून ये सारी बातें सुन लेता है। वो सोच लेता है कि मर्चेंट नेवी की नौकरी की सैलरी से मीनू की शादी तो जल्दी हो नहीं पाएगी, मुझे कोई और ही काम ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच बुआ का शराबी पति बुआ की दुकान बेचने पे तुला होता है। यून तो मना करता है तो वो कहता है कि मुझे पैसे चाहिए और तुम्हारी बुआ वो दुकान चलाने लायक तो रही नहीं, बूढ़ी हो गई है। यून कहता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए प्लीज, मैं खुद ही दुकान को अच्छे दाम पर खरीद लूंगा। अब यून के सामने दो समस्याएं हैं, एक तो बहन की शादी और दूसरी बुआ की दुकान को खरीदने की समस्या। उस वक्त एक्चुअली अमेरिका और वियतनाम के बीच ना युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में लड़ने के लिए कोरिया से कई जवान लड़के अमेरिका की आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे और ऐसे सोल्जर्स को बहुत अच्छी सैलरी दी जा रही थी। यून अब अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आर्मी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, सैलरी होगी $800 यानी कि कोरियन करेंसी में 4 लाख से ज्यादा। फिर बहन की शादी भी आराम से हो जाएगी और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। पर माँ कहती बेटा पैसे तो कमा लोगे, लेकिन मैंने सुना है युद्ध में कई सोल्जर्स मर रहे हैं, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकती। यून भी कह देता है कि माँ किसने कहा मैं अकेला जा रहा हूँ, डाउल होगा ना मेरे साथ। डाउल भी चौंक जाता है कि अबे मैं कहाँ जा रहा हूँ तेरे साथ। यून भी कह देता है कि भाई तू चलेगा बस। एंड इस तरह वो अपनी माँ को कन्विंस कर ही लेता है। लेकिन डाउल जैसा दोस्त यून को मिला ये उसकी खुशकिस्मती थी, क्योंकि डाउल अपने दोस्त के वास्ते खुद भी आर्मी ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है। अब एक दिन की बात है कि वियतनाम में यून और डाउल एक जगह पर बैठे होते हैं तो कुछ लड़के एक छोटे लड़के को मार रहे होते हैं। यून को अपना बचपन याद आता है जब कुछ लड़के ने एक चॉकलेट के लिए यून और डाउल को मारा था। वो तुरंत जाकर उन लड़कों को दूर हटाता है और उस छोटे लड़के को चॉकलेट देता है। वो भी चॉकलेट लेकर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो एक जगह यून को इशारा करता है कि यहाँ जाओ। यून की समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। तब वो यून के पीछे 2 लड़कों की ओर इशारा करता है जो अमेरिकन सोल्जर्स की डॉर्मेट्री के अंदर जा रहे होते हैं। यून समझ जाता है कि उनके बैग के अंदर बॉम्ब्स है। वो तुरंत वहां से भागता है और तब उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। खुशकिस्मती से यून और डाउल जिंदा बच जाते हैं। इस तरह खतरों के बीच वो वियतनाम में अपना काम जारी रखते हैं। एक दिन जंगल में वो वियतनाम की गुरिल्ला आर्मी को देखते हैं और एक जगह पर छिप जाते हैं। अगर उन्होंने इनको देख लिया तो वो ऑन द स्पॉट इन लोगों को मार डालेंगे। सभी एकदम चुपचाप बैठे होते हैं। तब डाउल के ऊपर एक सांप चढ़ने लगता है जिसको देखकर वो चिल्लाकर आसमान सर पे उठा लेता है। फिर क्या था, वियतनाम गोरिल्लास को इनका पता चल जाता है और वो इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर यून और डाउल के साथी यानी कोरियन सोल्जर्स जो अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे वो आ जाते हैं और गोरिल्लास को मार डालते हैं। फिर ये लोग अपना कैंप हटाकर वहां से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के वियतनामीज लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से बचा कर ले चलिए प्लीज, वियतनामीज गोरिल्ला आर्मी हमें चैन से रहने नहीं देगी। तब यून को फिर से अपने बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब उसका पूरा परिवार नॉर्थ कोरिया में यूएस की बमबारी से बचने के लिए यूएस के ही शिप में चढ़कर बच निकले थे। अब उस अमेरिकन कैप्टन की जगह पर यून है और ये लोग उसी तरह विनती कर रहे हैं जिस तरह उस दिन हजारों नॉर्थ कोरियंस ने अमेरिकन से विनती की थी। और हाँ, अमेरिकन ने उनकी मदद भी की थी क्योंकि सिविलियंस को मारना उनका मकसद नहीं था। अब यून इन्हें बोट में लेकर जाता है। इतने में गोरिल्लास फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इतने में बोट में चढ़ते लोगों में से एक छोटी लड़की पानी में गिर जाती है। उसका भाई रोने लगता है कि मेरी बहन को बचा लीजिए। एंड यहाँ पर फिर से यून को अपनी बहन की याद आ जाती है जो इसी तरह पानी में गिर गई थी और यून इस लड़के की तरह मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन इस बार यून पानी में कूदकर उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन तब गोरिल्लास का एक बुलेट यून के पैर पर लग जाता है। आखिर जब वियतनाम वॉर खत्म हो जाती है तो यून और डाउल साउथ कोरिया लौट आते हैं। इसी बीच यून वो पैसे भेजता रहा। उससे किम ने बुआ की दुकान को खरीद लिया था और अब वही दुकान चला रही थी। यून को देखकर वो बड़ी खुश होती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यून के पैर पर गोली लगी थी तो वो उसको मारने लगती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि आर्मी मत ज्वाइन करो, अब देखो क्या हो गया है। यून उसे शांत करता है कि देखो घाव तो जल्दी भर जाएगा, कोई बात नहीं, और वो किम को गले लगा लेता है। दोनों मिलकर उस दुकान को बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। डाउन ने भी एक वियतनाम की लड़की से शादी कर ली जिसे इन्होंने रेस्क्यू किया था। इस तरह फॉरेनर से शादी करने का उसका सपना भी पूरा हो गया। न्यूज़पेपर में भी ये बात छपती है कि पहली बार एक कोरियन ने वियतनामीज लड़की से शादी की। यही नहीं,
यून अपनी बहन की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवाता है। यून और किम के बच्चे भी होते हैं और वो बड़े खुशी से जीवन बिताते हैं। एक दिन टीवी पर बताते हैं कि कोरियन वॉर में अपने परिवार से बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार से मिलाने का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। परिवार का कोई सदस्य इस प्रोग्राम में आकर लाइव ब्रॉडकास्ट पर बता सकेगा कि उसने अपने परिवार के सदस्य को कहां और कब और कैसे खोया। अगर वो इंसान लाइव ब्रॉडकास्ट को देखेगा तो वो अपने परिवार को कांटेक्ट कर सकेगा। यही है इस प्रोग्राम का असली मोटिव। यून भी अपने पिता से मिलने की उम्मीद में उस जगह पर पहुंच जाता है। इस प्रोग्राम की बदौलत कई लोग अपने बिछड़े हुए परिवार से मिलते हैं और ये लाइव टेलीकास्ट होता है, जिसको देखकर बाकी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बिछड़े हुए बच्चे, भाई बहन, माँ बाप, इस तरह कई परिवार एक हो रहे थे। वहाँ लोगों के हाथ में एक बोर्ड होता है जिसमें एक नंबर लिखा होता है। होस्ट यून से पूछता है कि आपने कोरियन वॉर में किसे मिस किया। यून का परिवार भी प्रोग्राम देख रहा होता है। यून बताता है कि मैं, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी 2 छोटी बहनें नॉर्थ कोरिया से बचकर अमेरिकन शिप में चढ़ रहे थे। मैं अपनी बहन मोक्सू को पेट में लेकर चढ़ रहा था, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर खींच लिया और वो पानी में गिर गया। पापा उसे ढूंढने गए पर वो नहीं मिली। मेरी बहन डूब गई थी, लेकिन इससे पहले कि पापा शिप में चढ़ते, शिप चलने लगी और पापा वहीं पर रह गए। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि वो जरूर हमारे पास आएंगे, लेकिन आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने में यहाँ पर आया हूँ। एंड वो कहता है कि पापा, जैसा आपने कहा था, मैं हमारे परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। सभी बड़े खुश हैं पापा। अगर यून के पापा इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो वो इस टीवी प्रोग्राम को कांटेक्ट करके यून के बोर्ड पर लिखे नंबर के द्वारा यून तक आराम से पहुंच पाएंगे। यून सच में यार अंदर से बहुत इमोशनल हो जाता है। घर पर भी उसकी माँ रोने लग जाती है बेचारी। इस प्रोग्राम के द्वारा कई परिवार एक हो जाते हैं। यून भी इसी उम्मीद में होता है कि उसके पापा मिल जाएंगे। एक दिन उसे कॉल आता है जिसे डाउल अटेंड करता है। कॉल कट करके वो यून को बताता है कि यार तुम्हारे पापा मिल गए पता है। यून तुरंत टीवी स्टेशन जाता है जहां कैमरे के सामने यून को बिठाते हैं। यून के पापा भी लाइव ब्रॉडकास्ट में पूछते हैं, क्या तुम मेरे बेटे यून हो? यून कहता है, मेरा नाम तो यून ही है। वो पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पर आग से जलने का एक निशान था। यून अपने हाथ में देखता है लेकिन उस पर ऐसा कोई निशान नहीं होता और तब पता चलता है कि ये यून के पापा नहीं है। हालांकि इनके बेटे का नाम भी यून है। यून की माँ जो बड़ी खुश हुई थी कि यून के पापा मिल गए, लेकिन अब निराश होकर वो रो पड़ती है। यून भी बहुत निराश हो जाता है। डाउल एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ रहता है और उसे हिम्मत देता है कि भाई कम से कम एक उम्मीद तो जागी कि तुम्हारे पापा मिल जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, वो जरूर मिलेंगे। कुछ दिन के बाद फिर से यून को बुलाया जाता है कि उसका कोई रिश्तेदार उसे कांटेक्ट करना चाहता है। यून फिर से टीवी स्टेशन जाता है और कैमरास के सामने बैठ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं होता। तब होस्ट कहता है कि असल में तुम्हें अमेरिका के लॉस एंजलिस से कोई कांटेक्ट करना चाहता है। अब यून कंफ्यूज होता है कि पापा अमेरिका चले गए थे क्या? पर होस्ट कहता है कि नहीं, जो तुम्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं वो तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारी बहन है। ओह, तब टीवी के द्वारा लॉस एंजलिस से एक औरत इनके साथ कांटेक्ट होती है। यून अपना नाम बताता है और पूछता है, क्या तुम मेरी छोटी बहन मोक्सू हो? वो कोरियन लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश में जवाब देती है, मुझे अपना नाम सच में याद नहीं। कोरियन युद्ध के दौरान एक अमेरिकन सोल्जर ने मुझे बचाया था और वही मुझे लॉस एंजलिस लेकर आया। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। यून के पास एक ट्रांसलेटर होती है जो उसकी बात को कोरियन में ट्रांसलेट करके यून को बताती है। यून पूछता है, एक बात बताओ, तुम नॉर्थ कोरिया के किस टाउन में रहती थी? वो कहती है, मुझे तो वो भी नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बात याद है कि युद्ध से बचने के लिए मेरा परिवार एक शिप में चढ़ रहा था। मेरे भाई ने मुझे अपने पेट पर उठा के रखा हुआ था। और ये सुनकर यून की उम्मीद जाग जाती है कि शायद यही मेरी बहन मोक्सू है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस दिन तो कई भाई बहन इस तरह ऊपर चढ़ रहे थे, तो यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि यही यून की बहन है। तब यून कहता है कि मेरी बहन के कान के पीछे एक तिल है, और वो औरत रोने लग जाती है और अपने बाल हटाती है। उसके कान के पीछे एक तिल होता है। यून खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़ता है। इसे लाइव देख रहे परिवार वाले बहुत इमोशनल हो जाते हैं। माँ भी कहती है, हाँ यही मेरी बेटी मोक्सू है। और तब वो कहती है, मुझे अपने भाई की एक और बात अच्छे से याद है। उसने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। बस दोस्तों, यून अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत रोता है कि यही मेरी बहन मोक्सू है। और तब मोक्सू एक ड्रेस दिखाती है जो उसने उस दिन पहन रखा था। अब यून और मोक्सू दोनों को कोई शक नहीं होता कि वो भाई बहन है। यून जितना इमोशनल होता है उतनी ही इमोशनल होती है मोक्सू, जो लॉस एंजलिस में है। मोक्सू रोती है कि भैया तुमने कहा था कि हमेशा साथ रहोगे और तुम मुझे ढूंढकर अपने साथ ले जाने क्यों नहीं आए? यून तो पूरा टूट जाता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मोक्सू, मुझे तुम्हें उस दिन कस के पकड़ लेना चाहिए था, मुझे माफ कर दो यार। फिर मोक्सू पूछती है, अच्छा ये बताओ माँ कहाँ पर है, मैं उनको देखना चाहती हूँ। और ये सब कुछ टीवी पर देख रही इनकी माँ रोने लग जाती है। मैं यही हूँ बेटा, जल्दी मेरे पास आ जाओ।
सबने सोचा था कि मोक्सू जिंदा नहीं है, लेकिन इतने साल बाद अपनी बेटी को जिंदा देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता। यून टीवी प्रोग्राम वालों को बहुत थैंक करता है, जिनकी बदौलत उसे अपनी बहन मिली। डाउल तो झूमने लग जाता है कि मेरे यार की बहन मिल गई और मुझे बस क्या चाहिए और कहकर वो यून से लिपट जाता है। मोक्सू अब और इंतजार नहीं कर सकती और तुरंत अपनी माँ से मिलने साउथ कोरिया जाती है। अमेरिका में उसकी शादी हो चुकी थी और एक छोटी बच्ची भी होती है उसकी। वो अपनी माँ के गले लग जाती है और माँ बेटी इतने सालों का दुख दर्द आंसुओं में बहा देती है। सब बड़े खुश होते हैं और घर में त्योहार का माहौल बन जाता है। माँ तो मतलब मोक्सू से लगातार बातें करती रहती है, क्योंकि इतने साल बाद वो बेटी से बिछड़कर न जाने कितने दुख में थी। अब बेटी से बात करते करते वो बिल्कुल नहीं थकती, लेकिन बेटी से मिलने के कुछ दिन के बाद ही माँ की मृत्यु हो जाती है। एंड इस तरह कई साल बीत जाते हैं और अब यून और किम बूढ़े हो चुके हैं। इनके बच्चे बड़े हुए, शादी भी हो गई और अब उनके भी बच्चे हो गए और अब उन पोता पोतियों को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर वो थाईलैंड टूर पर चले जाते हैं। जब वो लौटते हैं तो यून की माँ की बरसी के दिन सभी मिलकर पूजा करते हैं, फिर एक साथ बैठकर खाते हैं। यून और किम की एक पोती गाना गाती है। यून कहता है, वाह बेटी वाह, कितना अच्छा गाती हो तुम। शादी के दिन तुम्हारी दादी ने गाना गाया था, मेरे कान पक गए उससे। एंड इस पर किम प्यार से उसे धक्का दे देती है कि बच्चों के सामने क्या बोल रहे हो। इस तरह हंसी मजाक में एक दिन गुजर जाता है, पर यून अभी भी अकेला एक कमरे में जाता है जहाँ उसके पापा की फोटो होती है। वो कहता है, पापा मुझे लगता है मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। आपने कहा था ना कि लाइफ में कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, परिवार ही इंसान के लिए सब कुछ होता है। और जैसा आपने कहा था, मैंने हमारे परिवार को हर हाल में अच्छे से संभाला, उन्हें हमेशा खुश रखा। पता है, मैंने मोक्सू को भी ढूंढ लिया, उससे मिलकर माँ भी बड़ी खुश थी। बट मुझे दुख इस बात का है, सिर्फ एक बात का, कि मैं आपको फिर से देख नहीं पाया। मुझे विश्वास था कि आप हमें ढूंढते हुए कैसे भी करके बुआ की दुकान पर जरूर आएंगे, इसलिए मैंने किसी भी हाल में उस दुकान को किसी और के हाथ में नहीं बेचा, पता है आपको। बट मुझे नहीं पता कि आप आएंगे या नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं इस दुकान को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं बेचूंगा इसको, आखिर तक आपका इंतजार करूंगा पापा। और तब यून को लगता है कि वो फिर बचपन का वही छोटा लड़का है और उसके पापा उसके पास आकर कहते हैं, बेटा यून, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। सच में तुमने इस परिवार का इतना अच्छे से ख्याल रखा जितना कि शायद मैं भी नहीं रख पाता। तुम बड़े अच्छे लड़के हो मेरे बच्चे, कहकर वो यून को गले लगा लेते हैं। ऐसा यून को लगता है मतलब, पर सच में यून अपने पापा के ड्रेस को सीने से लगा लेता है और बहुत रोता है। लेकिन इस कमरे के बाहर यून का परिवार हंसी खुशी वक्त गुजारता है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन यून और किम छत पर बैठे होते हैं। ये दोनों अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाकर आज एक दूसरे के साथ एक दूसरे के हाथ पकड़कर यहाँ बैठे समुद्र को देख रहे हैं। और तब वो तितली छत की दीवार पर उड़ने जाती है और यहीं पर ओडे टू माई फादर नाम की मूवी समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? इस मूवी के लिए जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली स्टोरी में, अगले एक्सप्लेनेशन में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।